सिबिल के बारे में आप सबको ये बताना चाहता हूं, सिबिल क्रेडिट स्कोर और उसकी इंपॉर्टेंस। सिबिल होता क्या है? बेसिकली सिबिल क्या है? ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, वो इंडिया में अगस्त 2000 में सेटअप हुई थी। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिबिल इसका नाम है। एक्चुअली ये तो इंडिया में तो अभी अगस्त 2000 में आई है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में 100 सालों से क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज चल रही हैं। उनके अलग अलग नाम है। यूएसए में उसको कंज्यूमर रिपोर्टिंग एजेंसी कहा जाता है, यूके में उसको क्रेडिट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेफरेंस एजेंसी कहा जाता है, और इंडिया में इसको क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज कहा जाता है। तो जब से सिबिल आई है 2000 से चल रही थी, अकेली कंपनी चल रही थी। बेसिकली सबसे बड़ी कंपनी सिबिल ही है इंडिया में। लेकिन 2005 ने इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, उसका नाम था क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट, सिक्रा, 2000 में। तो इसके अंडर जो है 3 और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी इंडिया में आ गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक्सपेरियन, इक्विफैक्स और हाई मार्क। इस समय इंडिया में 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी चल रही हैं। सिबिल का नाम चेंज हो गया, ट्रांस यूनियन सिबिल हो गया, क्योंकि ट्रांस यूनियन से उनका टाई अप हो गया। और एक चल रही है एक्सपेरियन, एक चल रही है इक्विफैक्स, और एक तीसरी चल रही है हाई मार्क कंपनी। तो इसमें कुछ कंडीशन है। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो बैंक्स हैं, कोई भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, एनबीएफसी हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनका टोटल एसेट बेस 100 करोड़ से ऊपर है, टोटल एसेट बेस 100 करोड़ से ऊपर है, उनको एक रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी है कि वो किसी ना किसी एक कंपनी का, किसी ना किसी एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का मेंबर जरूर बनेंगे। मेंबर तो एक ही कंपनी का बनना है, लेकिन जितने भी बोरोवर की इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन चारों कंपनी को देंगे। कि अगर किसी भी कंपनी से कोई भी हम क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट निकालने जा रहे हैं, क्रेडिट स्कोर निकालने जा रहे हैं किसी भी कंपनी से, तो हम सारी इंफॉर्मेशन वहीं पा सकें। एक आदित्यपुरी कमेटी, एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन थे, कमेटी बनाई थी गवर्नमेंट ने। उस आदित्यपुरी कमेटी ने एक रिकमेंड किया है कि जितने भी बैंक, जितने भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, इन जितनी भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को जो भी इंफॉर्मेशन देंगे बोरोवर की, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा। उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या क्या लोन दिए गए, उसकी क्लासिफिकेशन, गारंटर के बारे में बताएंगे, कंज्यूमर ब्यूरो के लिए दे रहे हैं, कमर्शियल ब्यूरो के लिए दे रहे हैं, और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा, वो सब बताना पड़ेगा। और वैसे तो चारों कंपनीज का ना अलग अलग क्रेडिट रेटिंग स्कोर होता है, लेकिन बाई एंड लार्ज चारों कंपनियां जो क्रेडिट स्कोर जो 300 से लेकर 900 के बीच में देती हैं। इसका मतलब ये हो गया, पुअर से लेकर वेरी गुड क्रेडिट वर्दिनेस के बीच में सारी कंपनियां देती हैं। सो फ्रेंड्स, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हैं सिविल के इस समय, मिस्टर करणवीर भाटिया, एग्जीक्यूटिव फ्रॉम ट्रांस यूनियन सिविल। आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर करणवीर भाटिया to kindly take over the charge and please discuss with the participants. So friends, as sir has rightly pointed out that there are 4 credit information companies in India, and Sibil being the oldest one, starting from August 2000, right? So sir, I need to be in Hindi only, right? Or I can use both the languages? Both the languages, mainly हिंदी चलिएगा, तो bilingual चल सकते हैं जी सर। Okay. Yeah. So जैसे सर ने बताया कि the purpose of any credit information company, so just to give a brief background on this, so कोई भी credit information company का role is to get and collect the data in one place, and further the bankers and the financial institutions जो हैं वो उस credit information को utilize कर सकें to give a faster and easy credit, right? तो ये जनरली क्या होता है कि सिबिल या जब भी ये वर्ड यूज होता है, इट इज मोर यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंस, राइट? कि हमको सिबिल की वजह से हम रिजेक्ट कर दिए गए, राइट? तो इसमें सिबिल का बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले हो रही है बाय ऑल दी बैंक्स। तो being a custodian of data, my job is to replicate the data as is being reported to us
by all the financial institutions, right? तो इसमें basically CIBIL का role is to ensure that a timely information is being collected from all the banks, and accurate information is collected, and there are lots of anomalies. बहुत सारे anomalies होते हैं data submission में जो हम time to time banks के through correct करवाते हैं, and जब तक वो data correct नहीं होता है, right, तब तक वो CIBIL के अंदर reflect नहीं होगा. So generally हमने देखा है कि there are lots of myths. मैं myths के ऊपर पहले जाऊंगा because ये सबसे ज्यादा पॉपुलेट होता है और लोग ज्यादातर ऐसा मानते हैं कि CIBIL एक डिफॉल्टर लिस्ट है, या CIBIL ने रिजेक्ट कर दी है मेरे एप्लीकेशन, या मैं ब्लैकलिस्ट कर दिया गया हूँ CIBIL के थ्रू. सो इसका बैकग्राउंड देने के लिए मैंने इसीलिए स्टार्ट किया कि आई एम जस्ट द कस्टोडियन ऑफ द डेटा. आई डोंट हैव एनी रोल टू प्ले इन डूइंग एनी ऑल्टरेशन इन द CIBIL रिपोर्ट. Yes, as I rightly pointed out that there are anomalies reported by the bank, क्योंकि जैसे जैसे ये systems evolved हो रहे हैं since 2000, there are lots of evolutions which have happened. RBI भी बहुत ज्यादा involved हुआ, बहुत बार reporting structure में changes किए गए, बहुत बार reporting structure में data नहीं देने की वजह से भी गलत status आया. तो वो सारी चीजें over a period of time correct हुई हैं, right? अभी भी बहुत सारे anomalies होते हैं, but the percentage of those anomalies बहुत ज्यादा reduce हो चुके हैं. और कोई भी केस जहां पे CIBIL की वजह से आप कोई लोन रिजेक्ट करते हैं या कहीं पे भी डिफॉल्टर दिख रहा है कोई कस्टमर, CIBIL का कोई भी रोल नहीं है उसके अंदर, बिकॉज एवरीथिंग इज एज इज रिपोर्टेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. इवन आई सिटिंग इन CIBIL, representing CIBIL, my CIBIL, I cannot alter any of the status of that CIBIL report, and the CIBIL score is automatically being influenced by my behavior. So ये भी देखा गया है कि लोग कहते हैं कि CIBIL score मेरा improve किसी ने करवा दिया है, या बहुत सारे एजेंसीज हैं या बहुत सारे मार्केट में एजेंट्स घूमते रहते हैं जो कहते हैं कि हम आपका CIBIL score अच्छा करा देंगे, राइट? तो जनरली क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि यार CIBIL में बहुत सारा जुगाड़ पानी चलता है ना, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज CIBIL का जो स्कोर है वो हमेशा बिहेवियर से लिंक्ड होता है. अगर कोई भी बिहेवियर या कोई भी रिपोर्टिंग किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू सही या गलत की जा रही है, सो हमको राइट ही नहीं है कि हम उस पर क्वेश्चन कर सकें. अगर बैंक हमको कोई भी डेटा करेक्ट करके देता है, माई जॉब इज टू शो दैट डेटा एज इज रिपोर्टेड बाय द बैंक. सो ये थोड़े से मिथ्स हैं जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता था, और ये बहुत ज्यादा बैंकर्स को जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक्चुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना हमने देखा है कि CIBIL या CIBIL रिपोर्ट्स का यूसेज रिजेक्शन से मूव होके अब ईज ऑफ क्रेडिट की तरफ जा रहा है, राइट? ईज ऑफ क्रेडिट की तरफ जा रहा है मतलब है कि अब बहुत ज्यादा एजुकेशन हो रही है, बहुत ज्यादा एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स पे हम भी आ रहे हैं, बैंक्स भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स में बिलीव कर रहे हैं. हमारे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बाहर भी जैसे FICCI है या और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ट्रेनिंग्स देती हैं डायरेक्ट कस्टमर्स को या बैंकर्स को भी, तो वहां पे एजुकेशन लेवल इतना बढ़ गया है कि अब हर कस्टमर अपना बिहेवियर ट्रैक कर रहा है, अपना बिहेवियर सही करने के लिए उसको रेज कर रहा है टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, राइट? तो इससे हो क्या रहा है, अब जो क्रेडिट है वो डोर स्टेप तक आना स्टार्ट हो चुका है. आप स्विगी ले लीजिए, आप फ्लिपकार्ट ले लीजिए, Amazon ले लीजिए. आज आप घर बैठे बैठे किसी भी कमोडिटी को, किसी भी प्रोडक्ट को इजीली EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं. आपके पास लोन ऑफर्स आ जाते हैं और आप एक क्लिक ऑफ अ बटन के ऊपर लोन अप्लाई नहीं, लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है. तो ये जो सारी चीजें हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई रिस्क लेके दे रहा है. इट इज ऑल बीइंग नेटेड एट द बैक एंड, जहां पे इस इंफॉर्मेशन की क्रिस्प और क्रिस्टल बिहेवियर की वजह से क्रेडिट बहुत इजीली अवेलेबल होना स्टार्ट हो चुका है आज की डेट में, राइट? सो मैं अब सीधा CIBIL रिपोर्ट के ऊपर आऊंगा, जहां पे बहुत सारा क्वेरीज रहती हैं.
और इसमें फ्यू हाईलाइट पॉइंट्स हैं जो मैं सबको बताना चाहता हूं, बिकॉज जनरली सबने सिविल रिपोर्ट देखी हुई है, सभी सिविल रिपोर्ट देखते हैं, पढ़ते हैं। सो सिविल रिपोर्ट के जो फर्स्ट पेज है उसको बहुत लोग बहुत डिलीजेंटली या बहुत एफिशिएंटली ना वाउच नहीं करते हैं, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि जो भी रिपोर्ट में फर्स्ट पेज पे आता है वो वही आता है जो हम ऑलरेडी इनपुट करके कस्टमर की रिपोर्ट मांग रहे हैं, उसका आईडी, उसका नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ या कोई भी उसके एड्रेसेस, राइट। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी वो इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमने इनपुट की है, बल्कि हमारे से पहले आइदर किसी ने इंक्वायरी करी है बैंक ने, या किसी ने जो डेटा सबमिशन किया है उस इंडिविजुअल का, वो सारे केवाईसी उस रिपोर्ट में होते हैं। तो हमारा जॉब क्या है? हमारा जॉब है कि हम हमारे जो पास केवाईसी कस्टमर का पड़ा है और जो रिपोर्ट में एक फर्स्ट पेज पे केवाईसी डिटेल्स आ रही हैं, उसके आईडीज आ रहे हैं, उसके डेट ऑफ बर्थ आ रहे हैं, उसके नाम आ रहे हैं, उसको भी हम प्रॉपरली क्रॉस चेक करें। और अगर उसमें कोई एनोमली दिखती है तो हमारी ड्यूटी है कि हम उसको क्रॉस वेरीफाई करें और उसमें ड्यू डिलिजेंस करें, सो दैट अगर कहीं कस्टमर पहले पेज से ही कहीं फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में पकड़ा जाता है या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है तो हमारा रॉन्ग क्रेडिट नहीं जाना चाहिए टू रॉन्ग पर्सन, राइट। सो बताने का पर्पस ये नहीं है कि हम उसके बेस पे भी रिजेक्शन कर सकते हैं या हमको उसके बेस पे भी कस्टमर को रिजेक्ट करना चाहिए, बट यस, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके पास अवेलेबल है दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इन एनी शेप एंड फॉर्म। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एड्रेस आते हैं, अभी हमारे पास 4 एड्रेस आते हैं, राइट। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, एज ए कि आई एम ऑल्सो बीन अ बैंकर इन HDFC बैंक प्रायर टू सिविल। सो मैं जब भी सिविल रिपोर्ट के बारे में ट्रेनिंग देता हूं तो आई ऑलवेज सिट इन द शूज ऑफ द बैंकर कि बैंकर को इस रिपोर्ट से फायदा क्या लेना चाहिए, राइट। तो उसमें जो एड्रेस आते हैं, अब आपने उस एड्रेस को किस तरीके से देखा है ये बहुत मैटर करता है। सपोज एक कस्टमर है जिसका प्रोफाइल बिजनेसमैन है ना, और वो उसी जगह पे बिजनेस कर रहा है, बिकॉज आपको पता है ये लोकल यहाँ का बिजनेस करने वाला है, और उसके 4 एड्रेस चारों अलग अलग एरिया के आ रहे हैं लेकिन उसी सिटी के आ रहे हैं। सो आपके दिमाग में क्वेश्चन ये राइज होना चाहिए कि यार ये तो ट्रांसफरेबल जॉब भी नहीं है और ये बिजनेस क्लास कस्टमर है, तो ये इतने एड्रेसेस चेंज क्यों कर रहा है, या इसके इतने एड्रेसेस दिख क्यों रहे हैं। सिमिलरली विजाविज अगर कोई सैलरीड क्लास है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो कितना फ्रीक्वेंटली उसकी ट्रांसफर हो रही है, एक सिटी से दूसरे सिटी हो रही है या एक ही सिटी में अलग अलग मोहल्ले में हो रही है। तो ये सारी चीजें जब हम उससे जज करते हैं तो हम एक कस्टमर के बारे में ना प्रोफाइलिंग कर लेते हैं। तो वो प्रोफाइलिंग बहुत जरूरी है, और इससे बहुत जहां जहां मैंने ट्रेनिंग दी है आई ऑल्सो गॉट अ फीडबैक कि सर इसकी वजह से भी बिफोर गोइंग टू अ क्रेडिट हिस्ट्री मैं कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन से ही बहुत कुछ कस्टमर के बारे में जज कर लेता हूं, या मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई फ्रॉडस्टर आ रहा है मेरे पास और मैं उसको क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा हूं। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। सो ये मैंने कवर कर ही दिया है। सो अब आते हैं सिविल स्कोर के ऊपर। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्कोर जो अब सिविल रिपोर्ट में आते हैं। रिसेंटली वी हैव रिवाइज्ड द वर्जन ऑफ आवर स्कोर। सो अभी वर्जन 3 स्कोर आता है क्रेडिट विजन स्कोर के नाम से। क्रेडिट विजन स्कोर 300 से 900 के बीच में रहता है, जितना ज्यादा हायर होगा उतना ज्यादा बेटर होगा। और एक स्कोर है जो है -1। तो -1 सिविल स्कोर का बहुत रोल प्ले है, बिकॉज -1 सिविल स्कोर में हमारे पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, इसलिए वो -1 है, राइट। तो एक क्राइटेरिया तो ये है कि -1 सिविल स्कोर है तो इसलिए उसका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, इसलिए वो -1 की कैटेगरी में आ रहा है। लेकिन ऐसा भी है कि अगर कस्टमर की 36 महीने पहले कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री थी और वो बंद हो गई, क्लोज्ड हो गई इन द रिकॉर्ड्स ऑफ बैंक्स, तो 36 मंथ्स में चूंकि उसकी कोई लाइव क्रेडिट हिस्ट्री नहीं रही है, इसलिए वो -1 के स्कोर पे चला गया। आई हैव गॉन टू बैंक्स जहां ट्रेनिंग के थ्रू लोगों ने मेरे को रिपोर्ट दिखाई और उस रिपोर्ट के नीचे लिखा हुआ है कि 1 of 6 पेज, और वो -1 सिविल स्कोर है। जब मैंने फाइल देखी तो उसमें एक पेज का, फर्स्ट पेज का रिपोर्ट लगा के उन्होंने केस को -1 की तरह ट्रीट करके केस को अप्रूव कर दिया, जबकि उसके नेक्स्ट 5 पेजेस के अंदर उससे 36 मंथ्स पीछे की लोन हिस्ट्री आ रही थी। बहुत सारे लोन सेटल्ड थे। ही हैज बीन गाइडेड बाय समबडी कि भैया -1 के सिविल स्कोर के लिए आप ये लोन क्लोज करा दो और 2-3 साल बाद आप जाके कहीं भी क्रेडिट फैसिलिटी फिर से अवेल कर सकते हो, क्योंकि आपका स्कोर -1 हो जाएगा। नाउ इफ अ बैंकर शुड हैव सीन दैट 36 मंथ्स का पुराना हिस्ट्री, ही वुड हैव इंक्वायर्ड कि भैया 3 साल पहले भी आपने ये जो लोन सेटल कराए थे या राइट ऑफ कराए थे,
वो क्यों कराए थे। तो वो क्वेश्चनिंग मेरा बेस बन जाता है आज की डिसीजनिंग करने। मे बी मैं उसको कम क्रेडिट देता, मे बी मैं उसको क्रेडिट देता ही नहीं, या मे बी कस्टमर वुड हैव गिवन अ जस्टिफाइड रीजन सो दैट माय क्रेडिट गिवन टू दिस कस्टमर शुड बी फुल प्रूफ। टुमारो ऑडिट या कोई भी इस तरीके का मेरे को कोई क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, राइट। तो वो बहुत जरूरी है ये जानना कि -1 दो क्राइटेरिया में हो सकते हैं। एक, कस्टमर की कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, और -1 क्राइटेरिया के अंदर भी जो केवाईसी डिटेल्स हैं, जो कस्टमर की आईडीज हैं, जो डेट ऑफ बर्थ है, जो नाम है, जो एड्रेसेस हैं, ये अपडेट होते रहते हैं। तो हमारा जो स्कोर में केवाईसी डिटेल है और -1 पे भी जो केवाईसी डिटेल है ये भी अपडेट होता है। तो वो इंफॉर्मेशन तो हमेशा ही आती है, तो हमें वो भी उससे क्रॉस वेरीफाई करनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कि एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि सिबिल स्कोर बढ़ता कैसे है और घटता कैसे है। और ज्यादा मिथ ये चलता है कि इंक्वायरी अगर हम कर दें तो सिबिल स्कोर जो है वो कम हो जाता है एकदम से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंक्वायरी पार्ट पे मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, यस इंक्वायरी से स्कोर कम होता है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही स्मॉल है, राइट। कैसे है, अगर किसी ने एक महीने में 10 बार, 15 बार, 20 बार इंक्वायरी कर दी, या 6 महीने में 100-200 बार इंक्वायरी कर दी, जनरली एक जेन्युइन कस्टमर कितनी बार इंक्वायरी करेगा? 2 बार, 4 बार, 5 बार। उससे मेरे सिबिल स्कोर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। या जनरली देखा गया है कि लोग कहते हैं कि इंक्वायरी कर रहे हैं तो सिबिल स्कोर कम होगा, तो रिन्यूअल पे भैया सिबिल स्कोर चेक ही मत करो क्योंकि उसका स्कोर कम हो जाएगा। तो आपके बैंकिंग प्रोसेस के अंदर अगर सिबिल आप चेक करते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार किसी कस्टमर का मैक्सिमम, इससे सिबिल स्कोर में कोई फर्क नहीं पड़ता। सिबिल स्कोर सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है पास्ट परफॉर्मेंस में। पास्ट परफॉर्मेंस कहां पे दिखती है? जो आपका रीपेमेंट है, जो आपके ओवरड्यूज हैं, जो आपका बैलेंस बिल्ट हो रहा है, राइट, वहां से मेरी पास्ट परफॉर्मेंस आती है। तो जो हर लोन के नीचे आपने देखा होगा रीपेमेंट हिस्ट्री आती है, हर महीने का रीपेमेंट जो कस्टमर कर रहा है, उसके अंदर जो स्टेटस आते हैं वो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं, क्योंकि वो स्टेटस लोगों को नहीं पता है कि कैसे उस स्टेटस को रीड करना है। तो 000 जो आता है दैट इज 0 डे के अंदर उस कस्टमर ने पेमेंट करी। किसी का ईएमआई ड्यू डेट 4 तारीख था, उसने 4 तारीख को ही पेमेंट कर दिया। एक आता है स्टैंडर्ड विच इज ऑल्सो एज गुड एज 000 की उसने स्टैंडर्ड पीरियड में ही अपनी पेमेंट टाइमली कर दी है। और एक आता है XXX। XXX कुछ नहीं है, टेक्निकली उस महीने का मेरे को रिपोर्टिंग नहीं हुआ है मेंबर के थ्रू या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, और मेरे ड्यूटी ऑन XXX, अगर लेटेस्ट मंथ में XXX आ रहा है तो ये जरूर चेक कर लें कि कहीं ऊपर ओवरड्यू अमाउंट तो नहीं है उस लोन में। अगर ओवरड्यू अमाउंट आ रहा है दैट मींस वो ईएमआई उसने कहीं ना कहीं पे नहीं करी है और हमको उसको वैलिडेट करना है। XXX, STD और 000 आर टेक्निकली ओके रीपेमेंट हिस्ट्री, बट इसके अलावा SUB विच इज सबस्टैंडर्ड, DBT विच इज डाउटफुल, LSS विच इज लॉस, एंड एनी नंबर रेंजिंग फ्रॉम 001 to 900, these are the DPD, wrong DPD status or irregular DPD status of that individual. जितने irregular पेमेंट आपके रीपेमेंट हिस्ट्री 36 मंथ्स की रीपेमेंट हिस्ट्री आती है हर लोन में, जितने ये रीपेमेंट आएंगे आपके, उतना आपका सिबिल स्कोर एकदम से गिरेगा, क्योंकि आपकी इरेगुलरिटी है रीपेमेंट में, और वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है मेरे बिहेवियर को, ठीक है। दूसरा है मेरा क्रेडिट टाइप, मैं किस तरीके के लोन ले रहा हूं, मैं अनसिक्योर्ड ज्यादा ले रहा हूं, मैं सिक्योर्ड ज्यादा ले रहा हूं, ठीक है ना, और मैं कितने टाइम बाद लोन ले रहा हूं। एक होता है कि कस्टमर बहुत ज्यादा क्रेडिट हंग्री है, वो हर 2 महीने बाद एक नया लोन खोल रहा है और अनसिक्योर्ड ही खोल रहा है, तो इसका मतलब उसके खुद के पास कुछ एसेट्स क्रिएट नहीं है, वो मार्केट की क्रेडिट के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। सो उस केस में मेरा सिबिल स्कोर एकदम से डाउन होता है, सो दैट मैं आपको एक अलर्ट दूं कि ये कस्टमर कुछ ज्यादा ही क्रेडिट फैसिलिटीज अवेल कर रहा है मार्केट में, तो यू शुड बी अलर्टेड। आप उसके बाद डिसीजन यस में भी दे सकते हो और नो में भी दे सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर एपेटाइट, ठीक है। लीवरेज में है कि कस्टमर की इनकम के हिसाब से वो कितना लोन ले रहा है, राइट, कि ऐसा तो नहीं कि उसने 6 महीने में 1 करोड़ के लोन लेके बैठ गया है वो, और आपके पास एक नई एप्लीकेशन और 50 लाख की आ गई। तो इस तरीके के केस में भी आपका सिबिल स्कोर कम होता है, ठीक है। और अदर फैक्टर्स में इंक्वायरी आ गई, या रॉन्ग पैन नंबर्स अगर कस्टमर ने यूज करे, या गलत फोन नंबर, एड्रेसेस, ये सारे पैरामीटर मिला के 20% आता है। सो अगर मैं पूरा ओवरऑल स्कोर बिहेवियर पैटर्न देखूं तो मेरा 80% स्कोर पैरामीटर क्रेडिट बिहेवियर, क्रेडिट परफॉर्मेंस
और रीपेमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है। इंक्वायरी इज अ वेरी स्मॉल सेक्शन विच अफेक्ट्स द सिबिल स्कोर, ठीक है। सो आई थिंक कंज्यूमर रिपोर्ट के पार्ट पे वन सेकेंड। सो कंज्यूमर रिपोर्ट के पार्ट पे इतना ही था। सो कमर्शियल रिपोर्ट के अंदर जो आता है, जहां पे हम एंटिटीज की रिपोर्ट की बात करते हैं। सो एंटिटीज की रिपोर्ट में हमने देखा है जनरली कि हमारे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन कह लें या एक गैप कह लें जो मैंने देखा है खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, कि प्रोप्राइटरशिप जो है वो बहुत ज्यादा ट्रीट होता है कंज्यूमर रिपोर्ट्स के अंदर। और हमने ये बहुत गैप देखा है, हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, हमने एनपीए केसेस के एनालिसिस किए हैं, जहां पे हमने ये देखा है कि अगर जिस टाइम पे सिविल रिपोर्ट देखा गया था उस टाइम पे अगर हमने कंपनी या प्रोप्राइटरशिप कंसर्न की कमर्शियल रिपोर्ट निकाल ली होती तो वो कस्टमर एलिजिबल ही नहीं था लोन देने के लिए, जबकि हमने डिसीजनिंग के टाइम पे कंज्यूमर रिपोर्ट निकाली और उसके जो क्रेडिट फैसिलिटी थे उसको ऑब्लिगेट करके उसको एक और क्रेडिट फैसिलिटी दे दी। सो एनपीए के अंदर हमने ये एनालिसिस देखा है कि द फर्स्ट रीजन ऑफ गेटिंग अ कस्टमर इनटू अ एसएमए और अ एनपीए कैटेगरी इज ओवर लीवरेजिंग। और ओवर लीवरेजिंग भी एक होता है कि कस्टमर की इंफॉर्मेशन ही नहीं थी हमें, दूसरा होता है कि हमने वो इंफॉर्मेशन राइट प्लेटफॉर्म पे देखी ही नहीं। अगर हमने कंपनी की रिपोर्ट या प्रोप्राइटरशिप कंसर्न की रिपोर्ट अलग से देखी ही नहीं तो वो इनकम बैंड जो उसका हमारे सामने रखा हुआ है, उस इनकम बैंड के अंदर अगर वो ऑलरेडी ऑब्लिगेटेड है, ओवर लीवरेज्ड है, तो हमारा और क्रेडिट देना एक साइन है उसको और स्ट्रेस में डालना। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है वो बहुत ज्यादा गैप हमने देखा है जहां पे प्रोप्राइटरशिप फर्म की कंपनी की एंटिटी की सिविल रिपोर्ट नहीं देखी जाती है। सो वहां पे एक गैप है। दूसरा गैप है एचयूएफ, एसएचजी, जेएलजी। यहाँ पे भी हमने देखा है कि हम उस इंडिविजुअल की रिपोर्ट तो देख लेते हैं जो उस एसएचजी को, एचयूएफ को, जेएलजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट एज अ एंटिटी एसएचजी या जेएलजी या एचयूएफ एज अ एंटिटी हमने कभी उसकी क्रेडिट रिपोर्ट कंपनी के अंदर नहीं निकाली है। जबकि जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट है आरबीआई का और जो रिपोर्टिंग हमारे बैंक्स, आप लोग के बैंक्स करते हैं, वो सारी कंपनी और कंज्यूमर की अलग अलग होती है। क्योंकि ये रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म्स अलग हैं, इसीलिए इन कंपनीज की इंफॉर्मेशन आपस में जुड़ी नहीं है। दो एज अ इनिशिएटिव लास्ट 2-3 सालों से हमने क्या इनिशिएटिव लिया है कि कमर्शियल रिपोर्ट के अंदर हमने अब पैन नंबर मैंडेटरी कर दिया है। व्हाई वी हैव डन दिस? क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में ये देखा गया है कि अगर हमारे पास कंपनी के पैन नंबर हमें मिल लें और हमारे पास वो डेटा अवेलेबल हो तो हम कल एक नई रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं जहां पे कंपनी और प्रोप्राइटर दोनों की एक कंसोलिडेट रिपोर्ट हो और कस्टमर मार्केट में चीट ना कर पाए। तो ये इनिशिएटिव हमारी तरफ से हमने लिया है। इसके थ्रू हमारा 40 to 50% डेटा पैन नंबर में अपडेट भी हो गया है। सो वी आर प्लानिंग कि हम कल एक कंसोलिडेट रिपोर्ट लेके आए जहां पे आपको प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के अंदर दो रिपोर्ट ना निकालनी पड़े और एक ही कंसोलिडेट रिपोर्ट में प्रोप्राइटर की इंफॉर्मेशन प्लस प्रोप्राइटरशिप की भी इंफॉर्मेशन आनी स्टार्ट हो जाए। ठीक है। कंपनी के केस में हमारा एक और रैंक भी आता है विच इज अ सिविल एमएसएमई रैंक विच इज कॉल्ड अ सीएमआर। ये सीएमआर इज nothing but a risk band from 1 to 10. So the lower the band 1, the better it is, and the higher the band which is 10, the more stress the customer is into. Okay, so 1 2 3 are considered as a good band. 4 5 6 are considered to be a alert band where customer is moving to a stress category, and 7 8 9 10 are considered to be a more riskier band to go ahead with the further credit. So different banks have different policy. कोई CMR 6 तक रखता है, कोई CMR 7 तक रखता है, बट जहां भी CMR यूज होता है 8 9 10 तो सीधा सीधा वॉक अवे है फर्दर क्रेडिट देने के लिए, बिकॉज वहां पे सीधा सीधा क्रेडिट स्ट्रेस हमको दिखता है। सो जैसे हमारे पास कंज्यूमर के अंदर सिविल रिपोर्ट स्कोर है हमारे पास वहां पे 300 से 900, इसी तरीके से कमर्शियल रिपोर्ट के अंदर हमारे पास रिस्क बैंड है 1 to 10।
सो अगर आपके यहाँ सब्सक्रिप्शन नहीं है या आप लोगों ने अभी CMR नहीं देखा है, so you can ask your head office to subscribe for this, because that's a risk indicator which you can immediately get to know before even going to see the details of the commercial report. ठीक है? So I think commercial और consumer report और जो भी background और myths मेरे को clear करने थे, I am through with this. So sir, I am open to the QA session now. या फ्रेंड्स, आपको किसी भी टाइप की सिबिल की कोई प्रॉब्लम आ रही है ब्रांच में, अभी मौका है, आप पूछ लीजिए मिस्टर भाटिया से, और खुल के पूछिएगा, चैट बॉक्स में डालिएगा, अनम्यूट करके पूछिएगा। या सर सिबिल में एक पर्सनल स्कोर करके एक आता है ना सर, आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। हाँ बोलिए बोलिए, कौन बोल रहे हैं? सर सिबिल के अंदर एक पर्सनल स्कोर करके भी आता है ना कंज्यूमर के रिपोर्ट में। हाँ, तो पर्सनल स्कोर जो है वो है अनसिक्योर्ड लोन का बिहेवियर। तो अगर मैं सिबिल स्कोर की बात करूं तो जो क्रेडिट विजन स्कोर आता है या TU स्कोर आता है, वो TU स्कोर इज अ ओवरऑल स्कोर ऑफ द एंटायर रिपोर्ट, जबकि PL स्कोर इज जस्ट अ सबसेट ऑफ TU स्कोर, जो ये बताता है कि सिर्फ अनसिक्योर्ड बिहेवियर जो कस्टमर का है नीचे क्रेडिट हिस्ट्री में, उसमें से सिर्फ अनसिक्योर्ड बिहेवियर क्या प्ले कर रहा है कस्टमर का, एंड when we are giving a unsecured loan to a customer, वो स्कोर मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके सर, ओके सर हम जब या आदिश्य या यस सर, सर हम मतलब जैसे टाइम टू टाइम बैंक अपडेट करती है सिबिल को डेटाबेस में कस्टमर का, जैसे हम मान लीजिए कि हम KYC अपडेट करते हैं, तो वो चीज भी क्या अपडेट होती है सिबिल में? यस, वो भी अपडेट होती है, इसीलिए टाइम टू टाइम वो हो जाती है। हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि जो KYC डिटेल है, पहला मिथ ये है कि हमें वही इंफॉर्मेशन मिल रही है जो हम इनपुट कर रहे हैं उस कस्टमर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो ऐसा नहीं है, जो आप इंफॉर्मेशन इनपुट डाल रहे हो वो नेक्स्ट टाइम जब कोई रिपोर्ट निकालेगा उसमें वो अपग्रेड होगी। अभी जो आपको रिपोर्ट दिख रही है वो आपसे पहले जिसने भी वो रिपोर्ट आइदर इंक्वायरी करी है या उसने डेटा सबमिशन किया है, तो वो KYC अपडेट हो जाते हैं। तो अ जेन्युइन कस्टमर विल हैव सेम KYC अक्रॉस एवरी इंक्वायरी, एवरी डेटा सबमिशन। बट जो फ्रॉडस्टर हैं या जो इस तरीके से टेंडेंसी रखते हैं कि अपने आईडीज को डिफरेंट आईडीज को यूज करें, तो वहां वो हम हाईलाइट करके पकड़ सकते हैं। सर एक्चुअली वी हैव बीन अप्रोच्ड बाय सम कस्टमर्स के हमारा मोबाइल नंबर चेंज कर दो, ये सिबिल में रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब अच्छा हो जाएगा स्कोर। सो बट एवरी टाइम वी डिनाइड कि आपका लोन हमारे पास जो था, प्रीवियस बिहेवियर जो था आपके लोन का वो गलत था, अच्छा नहीं था, इसीलिए हम ये नहीं कर सकते। करते हैं मतलब जैसे कि अभी उनका कोई हमारे साथ रिलेशन नहीं है क्रेडिट का या फिर अकाउंट का, इसीलिए हम उनको मना कर देते हैं कि नहीं, हमारे पास कोई रिसेंट तो है नहीं आपका बैंकिंग रिलेशन, इसीलिए हम अपडेट नहीं करते हैं। नहीं, लेकिन मतलब नहीं है, मतलब लोन तो चल ही रहा होगा ना? नो सर, एक्चुअली मतलब एग्जाम्पल नहीं, ये एक फास्ट कस्टमर है जिसका लोन हमारा खराब हुआ था, रिटर्न ऑफ हुआ था। तो हमने क्या है, वो हमारे दिमाग में था, तो वो बार बार हमें अप्रोच कर रहा था मोबाइल नंबर चेंज के लिए कि मेरा सिबिल अच्छा हो जाएगा। तो हमने उसको डिनाई किया, हमें ये पता था कि उसका राइट ऑफ हुआ था अकाउंट, तो हमने उसको मना किया। और अभी रिसेंट एक्टिविटीज कुछ नहीं है, बैंकिंग एक्टिविटीज, इसीलिए। तो ऐसा क्या कुछ होता है कि अगर हम उसका डिटेल थोड़ा मोबाइल नंबर वगैरह चेंज कर दे तो वो अपडेट हो जाएगा सिबिल में? लेकिन उसकी वजह से स्कोर नहीं इफेक्ट होता है मैडम, स्कोर तो सिर्फ आपकी क्रेडिट हिस्ट्री से ही होता है। पर्सनल तो ये थोड़ा डाउट था कि मतलब इससे पर्सनल डिटेल से कुछ होता है क्या? हाँ, नहीं, पर्सनल डिटेल से सिविल स्कोर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट पर्सनल इंफॉर्मेशन जितनी अपग्रेडेड रहती है फ्रॉम अ बैंकिंग इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, दैट विल हेल्प आइदर यू और योर फेलो बैंकर्स, बिकॉज फिर वो क्या होता है कि कस्टमर का जो कॉन्टेक्टेबिलिटी है ना, वो ज्यादा अच्छा हो जाता है। जी सर, ये सिबिल स्कोर अपडेट होता है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर? ये मतलब मंथली अपडेट होता है कि क्वार्टरली, मतलब कैसे अपडेट होता है ये? क्या चीज सिबिल स्कोर कह रहे हैं आप या डेटा कह रहे हैं?
हाँ, सिबिल डेटा और स्कोर, जैसे किसी बंदे ने यहाँ पे लोन लिया, सिबिल डेटा जो है मोस्ट लाइकली हर मंथ अपडेट होता है, बट अभी रिसेंटली लास्ट कपल ऑफ इयर्स के अंदर वी हैव आस्क्ड एंड देयर आर 31 टू 35 टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स जो अब हमको डेली या फोर्टनाइटली सबमिशन भी कर रहे हैं। तो ऐसा देखा गया है कि एक महीने के अंदर कस्टमर कई बार लोन ले सकता है और इंक्वायरी सेक्शन बहुत ज्यादा इग्नोर्ड रहता है। तो अभी हमने क्या शुरू किया है कि वी हैव आज एंड बैंक्स हैव आल्सो एक्नॉलेज दैट वी शुड बी गिविंग डेटा इमीडिएटली एज व्हेन द लोन इज डिसबर्स्ड। तो हम डेली और फोर्टनाइटली सबमिशन पे भी मूव कर गए हैं, बट जनरली अगर आप बोलो तो ये एक महीने के अंदर डेटा सबमिशन हमारे पास बैंक्स के थ्रू आता है और वो नेक्स्ट 10 to 15 डेज में सिबिल में रिफ्लेक्ट करने लगता है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है कि जैसे जो मतलब आइडेंटिटी प्रूफ रहता है, लाइक सपोज पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो मतलब जो सिबिल में किस, जैसे अभी तो मतलब इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आधार और पैन को लिंक करना कंपलसरी हो गया है, लेकिन पुराने एजुकेशन लोन्स के टाइम पे क्या होता था कि वो जो स्टूडेंट रहते थे उनके पास जनरली पैन कार्ड नहीं हुआ करता था, तो बैंक के पास उनका या तो वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस इस टाइप का ही एड्रेस आईडी प्रूफ हुआ करता था। तो मैंने खुद देखा है कि मतलब उन बंदों का एजुकेशन लोन जिन्होंने डिफॉल्ट किया है, अभी की सिविल में उनका स्कोर क्लियर आता है। तो सिबिल का स्कोर क्लियर इसीलिए आता है सर क्योंकि उनको जब वो माइनर थे तो ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स वुड हैव बीन द मेन बोरोवर। तो जो इंडिविजुअल हैं, जो चिल्ड्रन थे उस टाइम पे, उनको लिंक नहीं किया गया है, तो एज अ गारंटर या एज अ को बोरोवर उनको लिंक नहीं किया गया है और उनका डेटा रिपोर्टिंग हमको नहीं दिया गया है। अगर वो डेटा रिपोर्टिंग, क्योंकि ऐसा भी केस हुआ है, अगर मैं आपको मेरा केस बताऊं तो मेरे खुद के फादर ने जो लोन लिया था एजुकेशन लोन, वो लोन के अंदर आज वो सिबिल में दिखता है मेरे एज अ को बोरोवर। ठीक है, वो 12-13 साल पुराना, 15 साल पुराना लोन है और वो मेरे फादर उसमें प्राइमरी बोरोवर थे और मैं उसमें को बोरोवर था, लेकिन ये रेक्टिफिकेशन हुआ है। जब लोन लिया गया था तब मेरी डिटेल नहीं मेंशन की गई थी। ठीक है, जब रेक्टिफिकेशन बैंक ने किया तो आज मेरे सिबिल में भी वो एजुकेशन लोन दिखता है एज अ को बोरोवर। तो मतलब किस आईडी को मेन बेस माना जाता है सर? पैन कार्ड को माना जाता है? नहीं, कोई आईडी का, सिंगल आईडी का बेस नहीं है। पैन नंबर, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार का, ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ये पैन नंबर। और तो आधार नंबर से भी वो एज गुड एज आधार नंबर से भी रहता है ना, मतलब सर? हाँ, कोई भी आईडी, एक जो ये यूनिवर्सल आईडीज हैं, इनमें से एक आईडी का होना मैंडेटरी है। Yes, one question. Yeah, excellent. One question from Aditya Kumar Pradhan. Sir, for new current account, we generally pull iScan, generally puts report of a firm. Sir, how to know whether this said firm is having current account facilities in some other bank or have availed CC or term loan facility from us? So CC and OD तो आपकी वो कमर्शियल रिपोर्ट के अंदर या iScan रिपोर्ट के अंदर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। चूंकि करंट अकाउंट या लाइबिलिटी साइड ऑफ द डेटा रिपोर्टिंग होता नहीं है, राइट, इट्स नॉट अ मैंडेटरी इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन अभी बैंक हमको देते भी नहीं है, तो करंट स्टैंड अलोन करंट अकाउंट का इंफॉर्मेशन तो कभी नहीं मिल पाएगा और कोई भी सीआईसी नहीं दे पाएगा, बिकॉज इट्स नॉट अ मैंडेटरी इंफॉर्मेशन जो बैंक्स को हमको सबमिट करनी है। बट हाँ, सीसीओडी एज अ लोन ऑलरेडी अवेलेबल है, और iScan रिपोर्ट जो आप कह रहे हैं, जो करंट अकाउंट के लिए हमने डिजाइन करी हुई है, उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन हमेशा आती है। सर, इज देयर एनी स्टैंडर्ड फॉर्मेट कि किसी भी लोन का एक मंथ का ओवरड्यू रहा है तो इतना स्कोर माइनस होएगा, कि एक मंथ से ज्यादा हुआ तो इसका इतना स्कोर माइनस रहेगा? ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है? एल्गोरिथम है, दैट्स नॉट अ फॉर्मेट। वो ऐसे वर्बली मैं आपको नहीं बता सकता, बट मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया है कि अगर एक ईएमआई बाउंस है और वो रीसेंट की है तो उसका इफेक्ट स्कोर के ऊपर बहुत ज्यादा होगा। वही ईएमआई बाउंस अगर आपका 6 महीने पहले हुआ था और अभी लेटेस्ट 6 महीने में आपने सब रेगुलर पेमेंट किया है, तो आपका सिविल स्कोर अपने आप ठीक हो जाएगा। सो जितना रीसेंट आपका रीपेमेंट अच्छा रहेगा उतना सिविल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, और जितना रीसेंट आपका रीपेमेंट खराब रहेगा उतना वो सिविल स्कोर को ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट करेगा।
तो उसका मतलब है सर किसी ने नवंबर की जो ओवरड्यू थी दिसंबर में भर ली, अगर हम लोग जनवरी में निकालेंगे तो पूरा सिबिल स्कोर डाउन ही रहेगा, लेकिन 6 महीने बाद हाँ, उसका रेगुलर हो गया डाउन ही रहेगा ना, डाउन ही रहेगा ना। अगर आपने आज कोई चीज खराब करी है तो उसको ठीक करने के लिए मेरे को उतना ही क्रेडिट हिस्ट्री तो दिखना चाहिए ना। क्योंकि रिसेंटली एक लोन आया था, उसका 17 से लोन चल रहा था सर, एक EMI बाउंस हुआ और सीधा सिबिल स्कोर 626 पे आ गया। सर आप मेरे को ये बता दो कि अगर किसी का EMI सही जा रहा था और एक EMI बाउंस हुआ, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो एकदम से स्ट्रेस में आ गया हो आज की डेट में। अगर वो अगले 3 EMI सही देगा तो वो ऑटोमेटिकली सिविल स्कोर ठीक हो जाएगा उसका। लेकिन मेरे को नहीं पता ना कि अगले 3 जो नए EMI वो देने वाला है आगे फ्यूचर में, वो भी बाउंस होने वाले हैं या वो सही जाएंगे। तो अगर वो सही जाएंगे तो वो एक EMI बाउंस का इफेक्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ना पीछे उसका कभी EMI बाउंस था ना आगे उसका EMI बाउंस है। लेकिन अगर उसी टाइम से आगे वो रेगुलर बाउंस में चला गया, हर महीने वो ओवरड्यू करके पे कर रहा है, तो देन देयर विल बी अ फर्दर डिटीरियोरेशन इन द स्कोर। सर आई हैव वन क्वेश्चन। हेलो सर, एक क्वेश्चन है। हाँ, यदि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ या टेक्निकल वजह से ECS नहीं एग्जीक्यूट हुआ, तो बैंक की गलती की वजह से कई बार ओवरड्यू हो जाता है लोन, तो क्या बैंक रेक्टिफाई करवा सकता है उसको? इसमें कस्टमर की कोई गलती नहीं है, करा सकते हैं। कोई फॉर्मेट होता है, स्टैंडिंग फॉर्मेट होता है? आपके हेड ऑफिस के पास OLM शीट होती है, OLM करके शीट्स होती है, हर हेड ऑफिस में अवेलेबल है। और जो भी मेंबर अपना रेक्टिफिकेशन कराना चाहता है वो उसी टाइम रेक्टिफिकेशन करा सकता है। सर वन क्वेश्चन, या प्लीज बोलिए। सर मेरा खुद का ही लोन है, बैंक ने गलत ओपन कर दिया। गलत ओपन करने की वजह 5 महीने तक ओवरड्यू रहा, देन फिर उसके बाद मैंने उसको पूरे लोन को अब क्लोज कर दिया। बट अभी भी वो सिविल में शो होता है। मैंने अपने हेड ऑफिस और सिविल सेल दोनों को लिख दिया, बट फिर भी उसमें कोई वो नहीं है, और उसकी वजह से मेरा सिविल स्कोर 534 के करीब हो गया था, बट अब तो 730 के अबव है। तो क्या ये रिमूव हो सकता है सिविल से मेरा? हाँ, हो जाएगा सर। आप अपने हेड ऑफिस को बोलिए उसको डिलीट करवाए, क्योंकि वो लोन क्लोज हो गया है और बैंक की गलती है उसमें, बैंक ने गलत अकाउंट ओपन किया है। मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, मैं आपके डेटा का कस्टोडियन हूँ, ठीक है। आपका वो डेटा ठीक हुआ तो आपका सिबिल स्कोर ठीक हो गया, है ना। एक क्वेरी तो आपकी सॉल्व हो गई। अब आप कह रहे हो कि वो डेटा हट जाए मेरे सिबिल से, तो अगर आप अपने बैंक को बोलोगे और वो बैंक हमको लिख के देगा कि ये अकाउंट हमको सप्रेस करने, तो सप्रेस हो जाएंगे अगर वो आपके नहीं थे तो। ठीक है सर। Yeah, one question from Priyadarshini Das. One second. One question from Priyadarshini Das. Aditya Priyadarshini Das. Sir, can we rectify any customer CIBIL at our end? If yes, then what are the documents to be taken? So rectification of CIBIL, if the loan belongs to your bank, then probably you can do that. But if the loan belongs to some other bank, then that bank has a right and authority to get those loans rectified. आप किसी दूसरे के लोन को रेक्टिफिकेशन नहीं करवा सकते, दिस इज वन। सेकेंड इज, अगर कोई लोन सेटल्ड हुआ है या लोन पूरी पेमेंट के साथ क्लोज हो गया है और कस्टमर के पास उस बैंक के थ्रू कोई डॉक्यूमेंट है जो ऑथराइज डॉक्यूमेंट है और आप भी उसको वेट कर रहे हो कि ये ऑथराइज डॉक्यूमेंट है, तो वो डॉक्यूमेंट एज अ बैंकर आप मेरे को cmsupport@transunion.com विद कंट्रोल नंबर एंड लोन डिटेल जिसके थ्रू वो डिस्प्यूट है वो आप भेज सकते हैं। फर्दर कस्टमर भी डायरेक्टली वो डिस्प्यूट रेज कर सकता है सिविल्स की वेबसाइट पे जाके, www.civil.com के ऊपर डिस्प्यूट पोर्टल है, वहां डिस्प्यूट पोर्टल पे आप जाएंगे, वहां पे कस्टमर अपना डिस्प्यूट डायरेक्टली रेज कर सकता है। तो ये दोनों ही मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं टू गेट दैट रेक्टिफाइड। अगर आप रेज करते हैं तो भी, और अगर कस्टमर डायरेक्टली रेज करता है सिविल को विद द डॉक्यूमेंट्स व्हिच इज अवेलेबल फ्रॉम दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो भी जल्दी हो जाता है। लेकिन सबसे फास्ट काम तभी होगा जब जिस इंस्टीट्यूशन का वो लोन है जो खराब है या जो रेक्टिफाई होना है, अगर वो इंस्टीट्यूशन मेरे को रिक्वेस्ट करे तो ये काम जल्दी हो जाता है। Sir, is there any charge for this? Yeah. Any other question?
सर कोऑपरेटिव बैंक्स के केस में सर ये वन सेकंड, वन पर्सन, कोऑपरेटिव बैंक कौन बोल रहे थे पहले, वो बोले। हाँ सर, जो कोऑपरेटिव बैंक के केसेस में ये प्रॉब्लम बहुत जाती है कि जैसे किसी बंदे का 9 लाख का कैश क्रेडिट लिमिट कोऑपरेटिव बैंक से, लेकिन वो सिविल में रिपोर्टेड 12 लाख हो रखा रहता है। तो कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं हमने तो रिपोर्ट नहीं करा, हमने तो सैंक्शन लेटर देख लो आप, और ऐसा वैसा करके। तो वो एक बड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें कोऑपरेटिव बैंक के केसेस में, मोस्टली मैंने ऐसा देखा है सर। और वो कोऑपरेटिव बैंक बिना बिना बैंक के रिपोर्ट किए मैं अपने पास से कुछ भी नहीं दिखा सकता। I always have a proof for that. When I say that I cannot show anything at my own end, I can bet on that. And अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो पर्टिकुलर बैंक को बोलिए कि सिबिल को लिखे at cmsupport@transunion.com और we will get that reverted to you. तो ये कस्टमर अपने लेवल पे भी कर सकता है ना, जैसा आपने बताया वो हाँ डिस्प्यूट वाले। बिल्कुल, कस्टमर अपने लेवल पे भी कर सकता है, डिस्प्यूट रेज कर सकता है उसको। और सर मतलब जैसे सिबिल रिपोर्ट में जैसे किसी का कहीं पे लोन है कहीं पे लोन है, तो उन बैंकों का नाम क्यों नहीं आता सर? कम से कम हम लोग को पता चल जाए कि भाई इधर से लोन है, क्योंकि कई बार कस्टमर बोलता है मैंने तो ये लोन लिया ही नहीं, मैंने तो लिया ही नहीं। तो बैंकों का नाम, पहला तो रेगुलेटरी कंसर्न है ये, ठीक है। रेगुलेटरी कंसर्न है कि वी कैन नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन ऑफ वन बैंक टू अनदर बैंक बिकॉज द पर्पस ऑफ शेयरिंग दैट इंफॉर्मेशन विल बी डिसॉल्व, ठीक है। ये तो हुआ प्रैक्टिकल और जो लीगल इसका ऑब्लिगेशन है। दूसरा प्रैक्टिकल जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर ये डिस्क्लोज होने स्टार्ट हो जाएंगे तो आप एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक में भी गुड फेथ में उस इंफॉर्मेशन को यूज करोगे, बट अगर सोचो आपके बैंक के नाम, आपके खुद के लोन्स डिस्क्लोज होने लग जाएं, अगर आपको मैं बाहर के बैंक के नाम डिस्क्लोज करूंगा तो आपके बैंक के भी नाम डिस्क्लोज होंगे, तो उससे आपको नहीं लगता कि एक अलग तरीके का कंपटीशन और पोचिंग स्टार्ट हो जाएगा? बैंक विल स्टार्ट नोइंग कि ये किस बैंक से लोन चल रहा है और देन पेटीएम ऑल एवरीथिंग विल स्टार्ट गोइंग। तो ऐसा नहीं है कि बैंक के नाम पता नहीं लगते। तो देयर आर टू वेज टू गेट दैट इंफॉर्मेशन। वन इज, अगर आप कस्टमर से अथॉरिटी लेटर लेके मेरे को cmsupport@transunion.com पे मेल डालते हैं तो हम आपको बैंक के नाम बता सकते हैं। सेकंड इज दैट अगर आप कस्टमर को बोलें कि हर इंडिविजुअल को एक रिपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आरबीआई ने बोला है हर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को देने के लिए, तो कस्टमर अपनी रिपोर्ट खुद निकालेगा जो उसमें बैंक के नाम आते हैं, तो वो बैंक के नाम देके आपको बता सकता है कि ये कौन से बैंक से लोन है। सर सिबिल जैसे वर्क कर रही है मतलब डाटाबेस पे, तो आप लोगों की एक्सेस रहती है डाटा पे, जैसे चेंज करना या कुछ करना हो। सेकंड थिंग, अगर नहीं होती है डाटाबेस पे डिपेंड है, तो ये दूसरी कंपनीज क्यों आ रही हैं इस फील्ड में, इक्विफैक्स, एक्सपेरियन, ये डिफरेंट कैसे हैं आपसे? नहीं, ये डिफरेंट नहीं है सर। तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी ग्लोबली, है ना। ग्लोबली ये कंपनी पहले भी एग्जिस्ट करती थी। इंडिया के अंदर सिबिल वाज द फर्स्ट कंपनी टू बी इनिशिएटेड एज अ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, ठीक है। और उसके बाद व्हेन दिस वाज ओपन टू द आउटसाइड वर्ल्ड, देन प्रोबेबली दीज क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज केम इनटू प्लेस। और there is nothing which is wrong in having competition, but obviously you have now 4 CICs at your doorstep jahan pe you can compare and you can compare the services, you can see the data which is better, and accordingly the banks can utilize the services. तो सर ये डाटा एक्सेस का मतलब कैसे रहता है आपका? कोई वो रेगुलेटरी अथॉरिटी का कुछ रहता है या आप लोग चेंज कर सकते हैं कैसे भी करके? डेटा एक्सेस जो डाटाबेस होता है, जो डाटाबेस के लिए जैसे हम क्वेरीज वगैरह कुछ भी भेजते हैं चेंज करने के लिए, वो आप कर देते हैं या अपनी तरफ से भी कर सकते हैं कुछ, अगर कुछ ऐसा लगे फॉल्ट वगैरह, या कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी रहती है आपके ऊपर भी? नहीं, हम ही चेंज करते हैं, बट वी चेंज बेसिस योर इंस्ट्रक्शन। तो जो मैंने आपको OLM फॉर्मेट बोला या जो मैंने आपको ईमेल आईडी बोला, दोज ईमेल आईडीज एंड दोज फॉर्मेट्स आर रिक्वायर्ड to get that changes done on the civil information, whereas we are being audited by RBI as well. तो अगर आपकी जैसे ऑडिट होता है मतलब आपका भी, हाँ, तो वैसे ही हमारे सारे प्रोसेसेस की, हमारी सारी रेक्टिफिकेशंस, डेटा अपडेशंस, डेटा सीक्रेसी, सबका ऑडिट होता है, एंड वी आर बीइंग ऑडिटेड बाय RBI अंडर सीक्रा एक्ट। ओके सर एक क्वेरी है, जैसे आपने बोला कि कोई ओवरड्यू होता है और वो ठीक हो गया, तो थोड़े टाइम के बाद धीरे धीरे उसकी असर
कम होती जाती रही, बट उसकी असर रहेगी तो सही ना, थोड़ी की थोड़ी तो रही थी तो सही ना। हाँ रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई कस्टमर आज 36 मंथ्स की हिस्ट्री के अंदर लास्ट 30 मंथ्स में वो सही साइंस ऑफ क्रेडिट बिहेवियर दिखा रहा है तो उसका सिविल स्कोर में बहुत लेस इम्पैक्ट होगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक बार कोई खराब हो गया तो वो हमेशा के लिए खराब होगा, बट हाँ जितना ज्यादा उसका रीपेमेंट अच्छा दिखेगा मेरे को आज की डेट में, उतना अच्छा उसका स्कोर दिखेगा। और सेम ही लॉस एसेट के केस में भी वैसा ही है, वो भी ठीक हो सकता है? सॉरी, डाउटफुल और लॉस एसेट के केस में भी वैसा ही है, वो भी ठीक हो जाएगा 36 मंथ के बाद? नहीं, लॉस एसेट जो आपका स्टेटस आ रहा है वो नहीं होगा सही, स्कोर इंप्रूव होगा? स्कोर इंप्रूव नहीं होगा, स्कोर उस टाइम तक जब वो रिपोर्ट हुआ है लॉस एसेट, वो कितना पुराना है वो डिपेंड करेगा ना। 36 अप टू 30 मंथ, 36 मंथ अप टू 30 मंथ्स होगा तो वो स्कोर को इफेक्ट करेगा ना, क्योंकि वो पूरा का पूरा लॉस है ना। ओके, और 36 के ओल्ड होगा तो नहीं करेगा उसका इफेक्ट विज़ अगर उसके कोई और अच्छे लोन नहीं है तो फिर वो और ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। अगर उसका अच्छे लोन या बेटर लोन अपग्रेड हो गए हैं या वहां मेरे को उसके अगेंस्ट में से एक लॉस एसेट है और बाकी उसके क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा चल रहा है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। ओके सर। और सर ये जो 300 से 900 के बीच में सर स्कोर होता है, तो जो 1 से लेके 300 के बीच में कोई स्पेसिफिक रीजन है कि सर वो स्कोर नहीं है, कि ऐसा कुछ नहीं है सर? नहीं सर, ये तो नॉमेनक्लेचर है। कल मैं 1 से 300 रखूंगा तो आपका होगा कि 400 टू 800 क्यों नहीं है। ओके 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 ओके, नॉमेनक्लेचर स्पेसिफिक नहीं है बाय आरबीआई आल्सो, एंड दैट इज व्हाई एवरी सीआईसी जो स्कोर देता है वो 300 से 900 के बीच में ही है। हाँ, 300 से 900 स्कोर को कंप्यूट करने के लिए, और हर स्कोर की प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हर कंपनी की अपनी अपनी है। सो दैट इज व्हाई अगर आपने ज्यादा सिविल स्कोर सुना है सो उसकी ऑथेंटिसिटी मार्केट के अंदर इसीलिए ज्यादा है बिकॉज जो स्कोर की कंप्यूटेशन कैपेबिलिटी है वो विज़ अदर ब्यूरोज अभी तक अच्छी है। Yeah, one question from Nandlal, one second, from Nandlal Meena, one question is there. Can we give loan to -1 CIBIL score customer? So it is up to bank's policy, sir. It is nothing to do with our CIBIL score, or we cannot say that you can give or you cannot give. It is all bank's policy which is decided on -1 CIBIL score. Yeah, another question. Yeah, one second. Let me read one. It is very long. Another question from Nandlal Meena. If he has report only single or 2-page history or any deviation from journal office, what does it mean? What do you want to say, Mr. Nandlal Meena? सर ये उसी का था कि अगर -1 सिविल स्कोर है तो डेविएशन लेना पड़ेगा क्या जर्नल ऑफिस? अच्छा, वो तो उन्होंने रिप्लाई कर दिया कि आपकी अपने ही बैंक की गाइडलाइंस हैं, जो करना चाहते हो कीजिएगा। सो अनदर क्वेश्चन फ्रॉम आदित्य प्रियदर्शनी दास। Another question, yeah, please mute yourself. Another question from Priyadarshini Das. How credit cards affect CIBIL? So credit card also affect as good as other loans affect. So जैसा उसका repayment होगा, जैसा उसका utilization होगा, जैसा उसका repayment history updated होगा, उसी तरीके से affect होगा जैसे बाकी loans होते हैं। तो उसका कोई credit card का कोई अलग से behavior pattern separately नहीं use होता है। अगर किसी कोई ECS रिजेक्ट हो जाता है और उसके बाद कस्टमर कैश डिपॉजिट जमा करा देता है तो उसका क्रेडिट मतलब ECS रिटर्न का कुछ सिविल स्कोर पे इफेक्ट पड़ेगा? वो सर आपका सिस्टम अगर मेरे को EMI बाउंस रिपोर्ट करेगा तो इफेक्ट पड़ेगा, अगर आपका सिस्टम उसको स्टैंडर्ड रिपोर्ट करेगा तो नहीं पड़ेगा। ओके सर, ये -1 के रिगार्डिंग एक मेरा भी क्वेश्चन था, जो क्रेडिट कार्ड्स पे आपने अभी बताया। एक्चुअली सर मेरा खुद का कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, ओनली मेरे क्रेडिट कार्ड्स हैं, बट जब मेरा सिविल स्कोर पुल किया गया तो मेरा -1 आया स्कोर, ऐसा क्यों? तो मे बी मैम वो जो आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं वो रिपोर्टिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, या वो डेटा हमको रिपोर्ट नहीं किया गया है, या डेटा में कुछ एनोमली है जिसकी वजह से वो डेटा सिविल में अभी तक हमने रिफ्लेक्ट नहीं किया है। सो जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है
आप उस बैंक से टेकअप करिए कि ये मेरा सिबिल में क्यों नहीं रिपोर्ट हो रहा है जबकि मेरा क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी सर अवेलेबल। मेरे तो मोर देन 2 और 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं, मोर देन 2 और 3 बैंक्स के, लेकिन फिर भी मेरा स्कोर -1 है। किसी बैंक ने भी रिपोर्ट नहीं किया होगा। ये तो मैं इस पे कोई कमेंट अभी नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ये आपको बैंक से ही मैटर टेकअप करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअली जिस बैंक के मेरे पास कार्ड्स है उस बैंक को मुझे कंसल्ट मतलब कांटेक्ट करना होगा। हाँ, बिकॉज डेटा रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा है इसका एनोमली मेरे एंड पे नहीं पता लगेगा, बिकॉज जो बैंक ने डेटा दिया है वो बैंक ही मेरे को लिख के वेरीफाई करवा सकता है कि ये डेटा हमने क्यों नहीं अपडेट किया है सिविल में, या उसमें क्या एनोमली है। बिकॉज every anomaly, every time the data is reported by the bank is to be returned by us, and we return that, and if the bank don't get that rectified and reported back to us, वो डेटा तब तक नहीं दिखेगा। तो सर क्रेडिट कार्ड के केस में ऐसा भी है क्या कि मतलब आपने एक सर्टेन पीरियड तक अगर यूज किया है तो ही आपकी वो मतलब दिखेगी सिविल पे, आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? कुछ सर्टेन टाइम पीरियड तो नहीं है ना? मेरे एंड पे कुछ नहीं है, बैंक की अपनी कोई पॉलिसी हो तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। मेरे एंड पे तो अगर बैंक रिपोर्ट करेगा तो वो उसी टाइम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आई कैन नॉट सी दैट अगर वो लोन पुराना नहीं है या उसमें रीपेमेंट नहीं है तो मैं उसको फिल्टर आउट करूंगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। बैंक अगर मेरे को वो डेटा रिपोर्ट करने के लिए दे रहा है और वो डेटा में एज पर आरबीआई फॉर्मेट वो सारे डिटेल्स दिए गए हैं तो मेरे को वो अपडेट करना मैंडेटरी है। अदरवाइज वो सिविल के पास कोई अथॉरिटी नहीं है उसको सिविल रिपोर्ट। कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ क्रेडिट कार्ड है, तो उसके बिहाफ पे भी तो वो स्कोर करता होगा ना सर? कोई मतलब लोन वगैरह नहीं है, ओनली क्रेडिट कार्ड है, तो उसके बिहाफ पे भी तो स्कोर करेगा ना सिविल में, अगर रिपोर्ट करता है बैंक तो। क्रेडिट कार्ड जिस भी बैंक का है वो बैंक अगर रिपोर्ट करता है सिविल को तो उस बिहाफ पे तो स्कोरिंग होगी ना। हाँ तो मैम रिपोर्टिंग ही नहीं हुई है तो स्कोरिंग कैसे करें? हाँ मतलब इन केस अगर होती है तो फिर स्कोरिंग तो होगा ना, ऐसा नहीं है ना कि मतलब। हाँ फिर तो स्कोरिंग हो गई ना। तो लोन फैसिलिटी खुल गया तो उसका बिहेवियर जो भी होगा, बिहेवियर जैसा भी होगा, लोन लिया आपने, रीपेमेंट किया है नहीं किया, जो भी एल्गोरिथम्स उस पर रन होंगे और जो भी डिटेल निकलेगा वो ऐसा सिविल स्कोर आएगा उसके अंदर। Okay, sir. Thank you. Yeah, and the question from Jalpesh Pandav: if customer write to CIBIL for wrong data and rectify the same from CIBIL, then he has to other credit companies also. Yes, to write, sir. If those anomalies are seen in those reports, then separately he has to write to all the CICs. CIBIL will be responsible only for CIBIL report. Yeah, from Ishwar Mehra, sir, please provide email ID of CIBIL help. So for consumer it is cmsupport@transunion.com, and for commercial it is comm@transunion.com. This ID is for bankers only, and for customer you can give info@transunion.com. Sir, kindly write here in the chat box. सर एक ये जो पैरामीटर फिक्स करते हैं आप लोग ये सिबिल्स वगैरह में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये खुद की होते हैं या रेगुलेटरी अथॉरिटी देते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, इसमें ऐसे स्कोर होगा? जैसे क्रेडिट हंगरी बताया आपने, उससे डाउन हो जाती है रेटिंग, अगर उसकी इनकम अच्छी है और वो उसमें नहीं डली हुई तो ले सकता है वो लोन वगैरह? एक बार रिपीट करिए क्वेश्चन। सर जो पैरामीटर फिक्स करते हैं आप लोग अपने इसमें डाटाबेस में, जो वो सिबिल के डाटाबेस में फिक्स अपना पैरामीटर खुद के पैरामीटर्स होते हैं या स्कोरिंग का पैरामीटर? कोई भी भाई है ओवरऑल सर, ओवरऑल जो भी डाटा परमुटेशन कॉम्बिनेशन भाई इसका ये होगा, अगर ये ज्यादा दिखेगा तो इसकी डाउन हो जाएगी, ये चीजें मतलब ये खुद से करते हैं या कोई आपको भी कुछ देता है? नहीं, ये प्योरली हर CIC का अपना मॉडल है। सो दैट इज वाई मैंने बोला कि 300 से 900 का सिबिल स्कोर तो स्टैंडर्ड है, या कोई भी CIC का क्रेडिट हिस्ट्री स्कोर तो वो 300 से 900 है, लेकिन वो 300 से 900 को कैलकुलेट करने के लिए जो भी एल्गोरिथम्स हैं या जो भी उसकी स्टडी है वो हर CIC की अपनी है, और सिबिल रिपोर्ट मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है।
सिबिल डेटा के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता मैं, दैट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय आरबीआई कि अगर डेटा जो दिया है बैंक ने और जो सिबिल ने रिपोर्ट में दिखाया है इसमें कोई एनोमली नहीं होगी। रिपोर्ट में जो भी डेटा दिख रहा है वो डेटा कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है और उसका इम्पैक्ट स्कोर के ऊपर ये प्योरली मेरी कॉल है। ओके, अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो आप चेंज करते रहते हैं, जैसे आप बताए क्रेडिट हंगरी जो ज्यादा लोन ले रहा है, मान लो उसकी इनकम ज्यादा है पर इनकम हम शो, जो भी पैरामीटर है स्कोर के लिए वो मेरे अपने हैं और वो जैसे जैसे नेगेटिव या पॉजिटिव होते जाते हैं वो उसी हिसाब से स्कोर वेरी करता रहता है। मतलब आप लोग चेंजेस भी करते रहते होंगे साथ साथ, है ना सर? हाँ, वो ऑटोमेटिकली चेंजेस होता है। तो सिबिल स्कोर जो चेंज होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन जो डेटा आ रहा है वो कितना करेक्ट है और कितना रॉन्ग है। नहीं सर, जैसे ये जो आपने बताया ना कि काफी लोन ले रहा है वो बार बार ले रहा है, लेकिन अगर उसकी इनकम सपोर्ट कर रही है उसको लेने के लिए तो उसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। इनकम वगैरह तो हम नहीं डाल सकते ना आपके सिबिल में, इस टाइप के डाटा मतलब चेंजेस करते हैं। मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। अगर किसी ने एक महीने में एकदम से सपोज किसी की 10 साल की क्रेडिट हिस्ट्री है और उसने लास्ट एक साल में लोन जो लिए वो टोटल हिस्ट्री का 70% है, तो that means there is certain increase in the credit hungriness and credit requirement from that customer. So उसमें सिबिल स्कोर डाउन इसलिए होगा क्योंकि मैं आपको जब आप सिबिल रिपोर्ट निकाल रहे हैं तो अलर्ट कर रहा हूं कि ये कस्टमर बहुत ज्यादा क्रेडिट ले रहा है। इसके बाद अगर आप उसको और आगे लोन देना चाहते हैं सो वो बैंक की अपनी पॉलिसी है और बैंक को आगे फर्दर क्रेडिट दे सकता है डिपेंडिंग ऑन कि वो कितना लीवरेज है नहीं है। लेकिन एक अगर अलर्ट मैं आपको दूंगा तभी आप उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। On behalf of UCO Bank, on behalf of Banking Quest, I thank you very much, Mr. Karanveer Bhatia, for sparing your time and interacting with the participants. These are all officers of UCO Bank on this platform from Gujarat state. So they are ranging from senior manager up to chief manager level sitting over there. तो उनकी और सारे फील्ड में काम कर रहे हैं, ब्रांचेस में काम कर रहे हैं। तो उनको जो भी क्वेरीज थी, एप्रीहेंशंस थी, बहुत अच्छे ढंग से आपने सेटिस्फाई किए। तो आई थैंक यू वेरी मच। आप कुछ एड्रेस कहना चाहते हो तो आप कहिए सर। बस सर, thank you for giving me this opportunity to connect with the line team as I have been attached with you also for a couple of years. तो मेरे को लगता है कि देयर इज लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट बिकॉज जितना ज्यादा क्लैरिटी होगा उतना ज्यादा हम इस रिपोर्ट्स और इंफॉर्मेशन का यूज कर सकेंगे और हमेशा कोई भी इंफॉर्मेशन को हमको एक्सेलरेशन के लिए यूज करना है, ना कि उसको जो है वो किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए या रिजेक्शन के ऊपर लेके जाने के लिए करना है, राइट। तो मैं यही चाहूंगा कि हर इंफॉर्मेशन को बहुत क्रिस्टल और क्लियर तरीके से यूज किया जाए और जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे हमारे लिए उतना ही हम अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो को या बैंक के पोर्टफोलियो को प्रॉफिटेबल बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच मिस्टर भाटिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स।